हे फ्रेंड्स, मैं अमृत गोडबोले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत टॉक्स ट्रू वेदा में। तो मैनेजमेंट ऑफ पांडु रोग के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पांडु रोग की चिकित्सा में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या क्या चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए औषधियाँ आचार्य चरक ने बताई हैं, और इसी क्रम में चिकित्सा से संबंधित दूसरी बातों को हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा इस तरह से कुछ पढ़ा सकूं कि जो हमारे संहिताओं में वर्णित जो भी पॉइंट्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैलिडिटी है, वो कितने वैलिड हैं आज के समय में। तो ये स्लाइड उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ घृत इन पांडु एज पर मॉडर्न साइंस। मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से क्या घृत का, क्या लिपिड का कोई रोल है क्या किसी भी तरह से। तो यहाँ पे मैंने दो स्टडीज़ कोट की हुई हैं, जिसमें से ऊपर वाली स्टडी जो है वो कहती है कि जो घृत है, जो क्लैरिफाइड बटर है, इट इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द हर्ब्स टू द डीपर टिश्यू लेयर ऑफ द बॉडी, कि वो एक तरह का थेराप्यूटिक व्हीकल का काम करता है। और अगर हम याद करें आचार्य चरक के सूत्र स्थान स्नेहा अध्याय में, जहाँ पे उन्होंने घृत तैल वसा मज्जा की बात की है, गुणों के बारे में बताया है, वहाँ उन्होंने इन चारों प्रकार के स्नेहों में घृत को सर्वश्रेष्ठ बताया है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली, कि संस्कारानुवर्तन की वजह से, कि जिसके भी साथ में घृत अटैच होगा वो उसके गुणों की वृद्धि कर देगा, संस्कारानुवर्तन कर देगा। इस कारण से ही घृत की श्रेष्ठता स्थापित की थी आचार्य चरक ने वहां पर। और वही चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि जिस भी मेडिसिन के साथ में घृत को हम कंबाइन करते हैं, उस मेडिसिन की पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। एक तरह से समझे इस बात को कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट पे हम जा अगर फोकस करें तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एक स्टडी मैंने कोट की हुई है, और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके वहाँ पे रीचेक कर सकते हैं कि लिपिड्स इंक्रीजेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द डाइटरी सब्सटेंसेस। तो क्यों यहाँ पर हम जो क्या कहते हैं घृतों का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आज के समय में हमको अपने सिद्धांतों को अगर हम बताते हैं किसी को भी, तो वी हैव टू प्रूव देम थ्रू सम साइंटिफिक बैकअप, कि बिना साइंटिफिक डेटा के, बिना साइंटिफिक बैकअप के हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो ये स्टडी ये बात बता रही है कि लिपिड्स जो होते हैं वो घृत प्रिपरेशंस, अगर कोई हम दे रहे हैं मेडिसिन के साथ में, कोई आयरन का सब मेडिसिन हम दे रहे हैं अलोंग विथ घृत प्रिपरेशन, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है उसका वो बढ़ जाता है। तो दिस ऑल इज अगेन गोइंग टू इम्प्रूव द वाइटैलिटी ऑफ द बॉडी इन केसेस ऑफ पांडु रोग थ्रू द मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं हम चरक चिकित्सा में, तो हम देखते हैं कि गौमूत्र का बहुत वर्णन आया हुआ है पांडु रोगाध्याय में, और हमको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि भाई गौमूत्र का इतना रोल क्यों है पांडु में। तो अगर हम गौमूत्र के या मूत्र के हम पहले सामान्य गुण कर्म की बात करें, तो हमको जाना होगा चरक सूत्र एक प्रथम अध्याय में। वहाँ पे वहाँ पे आचार्य चरक ने जो है वो मूत्र के गुणधर्म बताए हुए हैं। तो यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उष्णम तीक्ष्णम अथो अरुक्षम कटुकम लवणान्वितम। मैं पूरा श्लोक नहीं यहाँ पे कोट करने वाला हूँ, मैं केवल हाइलाइटेड पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं मैं उसकी बात करूंगा, कि गौमूत्र जो है वो उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, और अथो अरुक्षम। अब ये जो अरुक्ष है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अरुक्ष का शाब्दिक अर्थ निकलता है स्निग्ध, लेकिन गौमूत्र स्निग्ध नहीं होता है। उस पर टीका की हुई है आचार्य ने, अगर हम चरक सूत्र स्थान उठाएंगे वहां पे हमको टीका दिखाई दे जाएगी, तो वहां पे उन्होंने अरुक्ष का मतलब रुक्ष से ही लिया हुआ है कि रुक्ष होता है। इसके बाद में हम नीचे देखेंगे तो दीपनियम विषग्नम कृमिघ्नम च उपदिश्यते, कि दीपनीय है और विषग्न है और कृमिघ्न है, कृमिनाशक है। अगली लाइन कहता है पांडु रोगोपसृष्टा नाम मतम शर्मम च उच्यते,
कि पांडु रोगोपसृष्टा नाम उत्तमम शर्मम च उच्यते, कि पांडु रोगों में उत्तम है। और इसी वजह से पांडु रोगी, पांडु के चिकित्सा में भी आचार्य ने गौमूत्र का वर्णन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया हुआ है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौमूत्र जो है वो तीनों दोषों पे क्रिया करता है। श्लेष्माणम शमयेत पीतम, मारुतम चानुलोमयेत, कि कफ का शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, कर्षेत पित्तम अधोभागम इत्यस्मिन गुण संग्रह, और पित्त का भी शरीर से पित्त को विरेचन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को हो सकता है कि मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ उष्ण और तीक्ष्ण है, तो उष्ण और तीक्ष्ण होने की वजह से ये पित्त का प्रकोप करना चाहिए। तो बिल्कुल ये पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और उसके बाद में शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से देखें तो पांडु जो गौमूत्र है, सॉरी जो मूत्र है इन जनरल, उसके अंदर वात पित्त और कफ तीनों दोषों को जो है, तीनों दोषों के शमन और शोधन की प्रॉपर्टी होती है। फिर हम बात करते हैं गौमूत्र की, इंडिजिनस काउ यूरिन। गौमूत्र की बात करें, यहाँ पे इंडिजिनस काउ इसलिए बोल दिया मैंने कि उस समय में जब आचार्य चरक, जब अग्निवेश तंत्र लिखा गया था, जब चरक संहिता लिखी गई थी, तब जर्सी गाय मौजूद नहीं थी, तो देसी गाय ही मौजूद थी। तो इंडिजिनस काउ की ही बारे में हम बात करेंगे कि गव्यम स मधुरम किंचित दोषघ्नम कृमि कुष्ठनुत कंडूम च शमयेत पीतम सम्यक दोषो उदरे हितम, कि जो काउ यूरिन है, जो गौमूत्र होता है, वो कुछ किंचित मधुर होता है, दोषघ्न होता है, दोष नाशक होता है, और कृमि कुष्ठ नुत, कृमि और कुष्ठ का नाश करने वाला होता है। कंडूम च शमयेत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम, कंडू का नाश करता है और पान करने पर उदर रोगों को भी नष्ट करता है। तो इसी वजह से हम बहुत सारे, हमें चरक चिकित्सा में और अन्य चिकित्सा ग्रंथों में भी हमको गौमूत्र का अलग अलग जगह पे उपयोग मिलता है। विशेष रूप से स्किन डिसऑर्डर्स में हमको गौमूत्र का बहुत यूज़ मिलता है। हमको आपको जो है दोष उदर रोग में भी गौमूत्र का वर्णन आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से गौमूत्र का और मूत्र के इन जनरल यूसेज क्या है, प्रॉपर्टी। अब हम एक साइंटिफिक स्टडी को देखने जा रहे हैं इस स्लाइड में, जिसमें कि ये देखा गया है कि काउ यूरिन जो है उसमें रसायन तत्व पाए गए हैं, और वो एज अ बायो इन्हांसर और एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर काफ़ी अच्छा काम करता है। और इस स्टडी ने ये कोट किया है कि द बायो इन्हांसिंग एक्टिविटी ऑफ काउ यूरिन हैज़ बीन एप्टली एंड वाइडली यूज्ड इन वेरियस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस लाइक मंडूर वटक, दारवी घृत एंड पुनर्नवा मंडूर। तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें तो ये तीनों जो मेडिसिन के नाम बताए गए हैं, ये एक्चुअली में पांडु रोगाध्याय में वर्णित औषधियों के नाम हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि पांडु की, अगर हम स्पेसिफिकली पांडु रोगाध्याय की बात करें, तो पांडु रोगाध्याय में गौमूत्र का वर्णन आचार्य चरक ने तो किया ही है, साथ ही साथ में मॉडर्न साइंस में प्रूव भी हुआ है कि काउ यूरिन में ऐसी पोटेंसी है कि वो पांडु रोग में दी जाने वाली औषधियों की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करती है। चरक चिकित्सा अध्याय में आगे बढ़ते हुए हमको मिलता है कि एक मेडिकेटेड वाटर का भी इंडिकेशन उन्होंने दिया है। आचार्य चरक ने लिखा हुआ है कि स्थिरा आदि गण से सिद्ध किया हुआ जो जल होता है, स्थिरा आदि गण से मतलब कि उसको कषाय बना करके उसका जो जल है उसको इस्तेमाल करने के लिए, पान करने के लिए और उसी से आहार निर्माण करके रोगी को खिलाने के लिए दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा और अगर एनालिसिस करें इसकी, तो स्थिरा आदि गण का मतलब होता है लघु पंचमूल, और लघु पंचमूल में जो हमारे 5 कंटेंट आते हैं, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, दे आर वात पित्त शामक इन नेचर। तो वात पित्त का शमन करने वाला है, ये उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई। हम उसको क्वाथ कर रहे हैं, हम उसको पानी में उबाल रहे हैं, क्वाथ फॉर्म में उसका निर्माण कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, क्वाथ के गुणों के कारण वो उसमें चूंकि उष्णता होगी, उष्ण जल है, तो वो अग्नि का दीपन करेगा, और दोष में वात पित्त शमन और साथ ही साथ दोषों का पाचन। तो ये ओवरऑल 3 काम स्थिरा आदि गण से तैयार किए हुए श्रुत जल की के रहेंगे।
तो अब तक हमने दोषज पांडु जो बताए गए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, इनकी चिकित्सा में हमको कैसे व्यवस्था करनी है उसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु की चिकित्सा के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु में मट्टी खाने की वजह से ये उत्पन्न होता है, और वहाँ पे हमने दो प्रोबेबल पैथोजेनेसिस की बात की थी। एक पैथोजेनेसिस थी कि जो मट्टी है उसमें कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, वो स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर रही है। और दूसरी हमने बात की थी कि जो मट्टी है वो जब रोगी जब पेशेंट खाता है तो उसमें कृमि उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कृमि जो है वो उसके माध्यम से रोगी के पेट में जाएंगे और वो वर्म इन्फेस्टेशन के लक्षण उत्पन्न होंगे, इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से रोगी में जो है रक्त का क्षय होगा और लॉन्ग स्टैंडिंग वर्म इन्फेस्टेशन विल लीड टू पांडु रोग। और उसमें बहुत सारे फीचर्स जिसमें हमने बताया था कि एडिमा डेवलप कर रहा था रोगी में, शून अक्षिकूट की बात की थी हमने, उसके पेरिफेरल एडिमा डेवलप हो रहा था, जेनाइटल एडिमा डेवलप हो रहा था। तो ये सारे फीचर्स मृत्तिका भक्षणजन्य पांडु में उत्पन्न हो रहे थे। तो उसकी चिकित्सा यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखनी है। तो एक हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि भाई स्रोतस में जो अवरोध हो रहा है हमें उसे कैसे दूर करना है। तो स्रोतस में अवरोध हमको दूर करना है तो हमको तीक्ष्ण संशोधन देना पड़ेगा। तो तीक्ष्ण संशोधन हम करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम ये करेंगे कि जब स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होता है तो वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होता है तो वायु के प्रकोप को नष्ट करने के लिए हमको सर्पी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे घृत का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वात का शमन हो और बलाधान उत्पन्न हो। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए कि भाई कृमि की हम यहाँ पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं तो हमें कुछ कृमिघ्न चिकित्सा भी यहाँ पे देनी होगी, जे हम अपने से एनालाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि अब घृत प्रिपरेशंस कौन कौन से आए हुए हैं। और हमने पीछे बताया आपको कि जो घृत प्रिपरेशंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं उनके मेजर 3 काम हैं। पहला तो चूंकि वो घृत है तो वो वात का शमन करेगा, वो घृत है तो वो अग्नि का वर्धन करेगा, और उस घृत में जो मेडिसिन्स हैं तो वो हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली हम पित्त शामक मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं। जो आचार्य चरक ने यूज़ की हुई हैं वो सारी की सारी मेडिसिन या तो पित्त शामक हैं या पित्त सारक हैं, पित्त विरेचक हैं। अल्टीमेटली जो आपका एंड फाइनल प्रोडक्ट जो भी घृत हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे घृत जो है वो आपके वात का शमन, पित्त का शमन एंड अग्नि का वर्धन करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिस्ट में नाम दिखाई दे रहे हैं, पंचगव्य घृत, महातिक्तक घृत, कल्याण घृत। बेसिकली ये जो तीनों घृत हैं ये डायरेक्टली पांडु रोग अध्याय के वर्णित नहीं है, लेकिन इसका वर्णन आचार्य चरक ने यहाँ पे किया ज़रूर है, लेकिन ये आए हैं आपके उन्माद चिकित्सा में और अपस्मार और उन्माद के प्रकरण में इसका वर्णन मिलता है हमको। महातिक्तक घृत का वर्णन हमको कुष्ठ चिकित्सा में मिलता है, बट उसको भी यहाँ पर आचार्य चरक ने इस्तेमाल करने के लिए बोला है फॉर स्नेहन पर्पस। जो स्पेसिफिकली पांडु के संबंध में रेफरेंस में आए हुए हैं वो है दाढ़ी माद्य घृत, कटुकाद्य घृत, पथ्या घृत, दंती घृत, द्राक्षा घृत, हरिद्रा आदि घृत एंड दार्व्य आदि घृत। स्नेहन के पश्चात अब जो है हम बात करते हैं संशोधन के पर्पस से इस्तेमाल की हुई मेडिसिन की। तो आचार्य चरक ने स्नेहन खत्म करने के बाद में बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं, मेडिसिन्स बताई हुई है उनको कैसे हमें यूज़ करना है। उन सब का मोटिव, उन सारे मेथड्स का मोटिव यही है कि दोषों को शरीर से बाहर निकालना। वो चाहे गाय के मूत्र को गाय के दूध में मिला करके पीने के लिए बताया गया हो, या दंती के इन्फ्यूज़न को काश्मर्य के साथ मिला करके देने के लिए बताया गया हो, या फिर त्रिव्रत को मिश्री के साथ मिक्स करके। तो जितने भी तरीके बताए गए हैं वो उन सभी का मोटिव क्या है कि दोषों का निर्हरण करना। और मूल रूप से कौन सा दोष, तो पित्त दोष, क्योंकि पित्त दोष ही रोग उत्पादक कारण है यहाँ पर।
तो इसलिए मैक्सिमम और मेजॉरिटी जो इसका एक्शन होने वाला है वो पित्त दोष के निर्हरण पे होने वाला है, और उसी को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है फॉर संशोधन ऑफ पित्त। अब जैसा कि हम अभी तक देखते आए कि स्नेहन किया, स्नेहन के बाद दोषों का शोधन किया हमने, और उसके बाद आचार्य ने बताया था पथ्य अन्न का सेवन करने के लिए, और पथ्य अन्न के सेवन के बाद में आचार्य ने बताया था कि दोषों और स्थिति के हिसाब से भैषज का प्रयोग करने के लिए। तो अभी तक हम ये सब करते आए हैं। अब हम विशिष्ट रूप से लॉ प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं, और इसी क्रम में मैं ये क्रम क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इसी क्रम में आचार्य चरक ने वर्णन किया हुआ है। चरक संहिता में इसी क्रम में वर्णित है कि सबसे पहले स्नेहों का वर्णन आया, उसके बाद में कुछ ऐसे प्रिपरेशंस का वर्णन आया जो कि पित्त का विरेचन करा रहा है, उसके बाद में मेडिकेटेड वाटर का वर्णन आया हुआ है जो कि पथ्य अन्न और आहार से संबंधित है, और उसके बाद में वर्णन आया हुआ है लौह से बनी हुई या लौह संबंधित प्रिपरेशंस का, जिसमें कि पुनर्नवा मंडूर है या मंडूर वटक है, नवायस चूर्ण है, योगराज है, ताप्य आदि लौह है, शिलाजतु वटक है, दार्व्य आदि लेह है। तो ये सारे प्रिपरेशंस, दीज ऑल आर गोइंग टू increase the amount of iron. These all are actually the source of iron for the body. तो इसी क्रम में हमें दिमाग में रखना है, जब हम चिकित्सा, अगर कोई पांडु रोगी हमारे पास आता है तो एक आदर्श चिकित्सा पांडु रोगी की अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से करनी है तो हमें यही ध्यान देना होगा कि भाई पहले हमें रोगी में उसके दोषों का आकलन आवश्यक है कि कहीं कि दोष की स्थिति क्या है, वात बढ़ा हुआ है, रुक्षण समझ में आ रहा है, क्रोनिसिटी समझ में आ रही है, तो हमें उसमें स्नेहन कराना मस्ट है। उसके बाद में हम पित्त का विरेचन के बारे में बात करेंगे, एंड जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तब हम लॉ प्रिपरेशंस की बात करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी होता क्या है कि हम मॉडर्न के प्रिंसिपल्स को ही डायरेक्टली फॉलो करते हैं, और रोगी हमारे पास आता है, हम सीधे पेन उठा करके पुनर्नवा मंडूर एंड लोहासव और मंडूर भस्म प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। हम नहीं देखते कि पेशेंट का अग्नि का स्टेटस क्या है, पेशेंट में दोषों की स्थिति कैसी है, पेशेंट का कोष्ठ का स्टेटस क्या है, हम इन सब बातों में विचार नहीं करते हैं। और यही कुछ कारण है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि आयुर्वेद चिकित्सक क्यों इम्प्रूव नहीं कर पाता, क्यों बेहतर नहीं कर पाता है चिकित्सा फील्ड में। पांडु रोग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने विविध प्रकार के अरिष्ट का वर्णन भी किया हुआ है। अरिष्ट एक प्रकार की औषध कल्पना है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा अगर गहन चिंतन करें तो अरिष्ट जो है उसके अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी होती है अग्नि दीपन की। अरिष्ट से संबंधित एक पेपर का एक लाइन मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। दैट अरिष्ट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लाइक सूक्ष्म उष्ण व्यवायी गुण, they are easily assimilating in the body, and they have agni deepan property and are popularly used in different conditions successfully. पांडु चिकित्सा अध्याय में आचार्य चरक के द्वारा वर्णित अरिष्ट में गौड़ारिष्ट, बीजकारिष्ट, धात्र्यारिष्ट, ये अरिष्ट का वर्णन आया हुआ है। अरिष्ट में के अगर हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरह समझ में आता है कि उसमें उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म गुण होते हैं जिससे कि अग्नि की वृद्धि होती है। साथ ही साथ में वो स्रोतों का शोधन करता है, स्रोतों में जो अवरोध है उसको ओपन करता है, और इस प्रकार धातुओं के शिथिलीकरण को, जो धातुओं में गौरवता उत्पन्न हो जाती है उसका शमन करके उसको ख़त्म करता है, धातुओं को नॉर्मल करता है, धातुओं का एक तरह से उसके फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने का काम जो है वो अरिष्ट करते हैं। सो आई होप अब आपको पांडु का मैनेजमेंट करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और
इस मैनेजमेंट ऑफ पांडु रोग का एक तीसरा और फाइनल पार्ट अभी आना बाकी है, जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि पांडु के वातज पित्तज कफज पांडु को मॉडर्न के एनीमिया से कोरिलेट करके मैं आपको समझा सकूं। सो उसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार और, एंड दैट विल ऑल्सो बी अपलोडेड वेरी सून। सो कीप स्टडिंग, कीप मूविंग, एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच।